हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। कल हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का साइंस का पदार्थों का पृथक्करण। हमने 2 पार्ट इसके पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, अवसाद, निस्तारण तथा निस्पंदन। ये क्या है? ठीक है। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पादन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं हो पाता। आप देखिए, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको हम हस्तचयन के द्वारा इनको निष्पादन और इनका पृथक्करण संभव नहीं हो। जैसे चावल और दाल में से धूल हम अलग कर सकते हैं? नहीं कर पाते। मिट्टी और हल्के कण कैसे अलग हो सकते? चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? प्रायः पकाने के पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। अब तो एक तरीका ये है कि उनको हम पहले जल से धो लेते हैं। अब चावल या दाल में जल डालते हैं और उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ कैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल बाहर गिराया जाता है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को ही क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। अब जैसे बर्तन को टेढ़ा करके हम थोड़ा सा पानी गिराते हैं, चावल धोते हैं, दाल धोते हैं ना, इस तरीके से। तो अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी से ही उड़ेलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? निस्तारण कहते हैं। अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब हमने सोचना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अवसारण और निस्तारण के द्वारा अलग कर सकते हैं। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। जैसे तेल और जल को उसके मिश्रण से इसी प्रकार पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इस बार जो अवयव ऊपरी परत बनता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर लिया जाता है। आइए फिर से ठोस और द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के लिए बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अब देखो, चाय जब बन जाती है तो चाय की पत्तियां अलग करने के लिए क्या करते हैं आप? तो आप उसके लिए चालनी का विधि करते हैं। निस्तारण विधि का प्रयोग करके हम कैसे अलग, इसके द्वारा सहायता मिलती है। परंतु आप चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्पंदन कहते हैं। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। ठीक है, अब तालाब या नदी का जल लेना। यदि वह मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। इस आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा आप प्रेक्षणों को लीजिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहते हैं? ठीक है, आप कह रहे हैं कि क्या गिलास में मिट्टी बैठ गई है। इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेल लिया। अब आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? अब आप इस प्रक्रम को क्या करेंगे? क्या गिलास दूसरे जल का अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्तारण कीजिए। अब आपसे कहा जा रहा है इसका निस्तारण कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्पंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के छोटे टुकड़े बुने हुए धागों के बीच छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों द्वारा उपयोग निस्पंदन के रूप में किया जा सकता है। ठीक है। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित किया जाता है जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगाकर दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से गुजर नहीं पाते और फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। अब जैसे फिल्टर पत्र के द्वारा हम अगर छानेंगे तो उसमें अशुद्धियाँ पर उसके ऊपर चिपक जाएंगी। साधारणतः फलों सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनके बीज ठोस कणों को अलग कर लिया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग करके घरों में पनीर बनाने के लिए भी
क्या आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिला लिया जाता है। उससे पनीर के ठोस कणों और द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, इसके लिए भी हम निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं। अब है वाष्पन। अब देखो वाष्पन की क्रिया क्या होती है। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन दिखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबलकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचेगा? आप कह रहे हैं कि जल को पूरा उड़ने दो। अब बीकर में आपको क्या दिखता है? इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया को प्रयोग किया था। इस क्रियाकलाप में हमने वाष्पन की प्रक्रिया अपनाई थी। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही वाष्पन कहा जाता है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन। यहाँ पर जल होता है तो वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारणतः नमक है। समुद्र में ही अत्यंत मात्रा में लवण मिलते हैं, जिसमें से एक लवण क्या है? नमक है। समुद्र के जल बड़े बड़े उथले गड्ढों को भर कर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प बन जाता है। उसके बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बैठ जाते हैं। लवणों के इस मिश्रण का शोधन करके ही साधारण नमक को प्राप्त कर लिया जाता है। अब नमक के लिए क्या किया जाता है? बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाई जाती हैं और उनमें वो सारा पानी भर दिया जाता है। फिर वाष्पन जब होता है, सूर्य की किरणें आती हैं, पानी उड़ जाता है और नमक नीचे रह जाता है। ठीक है, इससे ही हमें साधारण नमक की प्राप्ति होती है। ये देखो नमक की क्यारियाँ बनाई गई है ना इस डायग्राम में, आपको दिख रहा होगा। ये क्यारियाँ बनाई गई हैं अलग से, इसमें नमक पानी भर दिया जाता है, फिर इसमें नमक प्राप्त हमें इसी तरीके से समुद्र से नमक की प्राप्ति होती है। ठीक, अब देखो पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग कैसे किया जाता है। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं हो सकता है। इसके लिए अनेक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखो अगला क्रियाकलाप क्या है। एक प्रैक्टिकल आपको और दिखाया गया है इसमें। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। अब आपको एक रेत लेनी है और नमक का मिश्रण, इसे आप कैसे पृथक करेंगे? पहले देखा है कि हमने हस्तचयन विधि द्वारा पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं हो, इसके लिए हस्तचयन विधि का तो उपयोग हम कर नहीं सकते हैं। इस मिश्रण को एक बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। आप कह रहे हैं कि इस मिश्रण को एक बीकर में रखिए और इसमें थोड़ा जल मिलाइए। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी इसमें बच्चों। चलिए अब हम आगे को पढ़ते हैं। एक बीकर में रखिए और इसमें कुछ जल मिलाइए। ठीक है, इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए अलग रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रही है? इसके बाद देखिए कि आप कुछ दिखता है कि रेत जो है नीचे बैठ गई है। इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा हम अलग कर सकते हैं। निस्तारित द्रव क्या है? क्या आप सोचते हैं कि जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिलाया गया है? क्या आपको लगता है कि जल में अब नमक है जो कि मिलाया गया था? अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। अब इसमें से हम नमक कैसे अलग करेंगे और जल को इसमें से कैसे अलग करेंगे? इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। अब वो कह रहे हैं कि इस पानी को एक केतली में भर दो और उसका ढक्कन बंद कर दो। कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या केतली की टोंटी में से भाप निकलती देखते हैं? क्या आपको केतली की टोंटी में से भाप निकलती हुई दिख रही है? अब ये देखना है आपको। एक धातु की प्लेट लीजिए। अब देखो एक प्रैक्टिकल आपको और दिखाया गया। एक धातु की प्लेट लीजिए। अब आपको क्या करना है? एक धातु की प्लेट लेनी है जिस पर कुछ बर्फ रख। प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदल दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी होकर प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बनता है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था
में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? क्या आपने देखा है कि जैसे आपने दूध उबाला है उसके ऊपर एक प्लेट रखी है, फिर अब जब आप प्लेट उठाते हो तो उसके ऊपर बहुत सारा पानी की बूंदें आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? अब जब सारा जल ऊपर उड़ जाता है वाष्प होकर तो केतली में क्या बचेगा? ठीक है, इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत, जल तथा निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन विधि के द्वारा प्रयोग कर प्राप्त कर लिया है। पहेली को रेत में नमक का पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुनाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई है। वो देखती है कि उसे तो केवल थोड़ा सा ही नमक प्राप्त हुआ, उससे कहाँ जो है त्रुटि हुई होगी। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी मात्रा को घोल सकता है? अध्याय 2 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। जब हम उन पदार्थों को जल में विलय करते हैं, यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, ये सब आपको करने हैं। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर, एक गिलास, 1 चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता पड़ेगी। एक कप जल में बीकर उड़ेलिए, 1 चम्मच नमक डालकर तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि वह पूरी तरह से घुल न जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोपित कीजिए। इस प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोड़ित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि विलेयी नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ हुआ कि इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। तो इसका अर्थ है कि यह विलयन संतृप्त विलयन है। यहाँ यह संकेत है कि जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में नमक की प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा में बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया जिससे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए, उसके मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करते हैं। अब देखो, हम फिर से एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। बीकर में कुछ जल लीजिए, उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें नमक न घुल जाए। इस प्रकार नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। क्या आप पाते हैं कि बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ होगा? क्या अब यह घुल गया होगा? हाँ, यदि हाँ, तो इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की प्राप्ति अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की मात्रा समान घुलती है? चलिए इसका पता लगाइए। 2 गिलास लीजिए, प्रत्येक में आधा कप पानी, 2 गिलासों आधा कप पानी भरिए। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और इस क्रियाकलाप को और तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि वह खुल न जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते रहिए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है 3.2 में देखिए। ठीक है, अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। अब जैसे आपने नमक घोला ऐसे ही आप चीनी डालिए। इसको जल में विलेय अन्य पदार्थ भी दोहरा सकते हैं। क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? हमने पदार्थों के पृथक्करण की विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से जो है विलयन
पड़ता है, और यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, अब प्रमुख शब्द जो है इस पाठ के क्या क्या थे देखिए। एक तो मंथन था, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेशिंग, निष्पावन, इसका के प्रसिद्ध प्रमुख शब्द हैं। ठीक है, अब इसका सारांश और इसके प्रश्न उत्तर हम कल अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िए और जो ये प्रैक्टिकल्स इसमें दिए गए हैं इन्हें करके देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये लेसन समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।